देखो सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट पैसिव फॉर्म, इसमें हमको पैसिव फॉर्म इसका करना है, ठीक है ना। तो इसमें भी हम लोग एक टेबल बना लेते हैं। ये आपका हो गया एक्टिव, यहाँ हमने बना लिया पैसिव, ठीक है ना, पैसिव फॉर्म हमने बनाया। और ये इसमें क्या देखना है, देखो सबसे पहले इसको थोड़ा समझते हैं। क्या लिखा हुआ है, हैव यू पेड योर आउटस्टैंडिंग बिल, क्या तुमने अपना आउटस्टैंडिंग बिल जो है वो पे कर दिया। अब इसमें क्या होता है दोस्तों, ये आपका पूरा का पूरा जो एक्टिव फॉर्म है ये इंट्रोगेटिव है, ठीक है ना। क्या है ये, इंट्रोगेटिव, इंटेरोगेटिव के फॉर्म में है, इसका मतलब ये क्वेश्चन मार्क वाला है। तो इधर भी जो है भाई एक्टिव पैसिव में इस साइड भी जो है ना ये आपका इंटेरोगेटिव ही होगा, ठीक है, इंट्रोगेटिव के ही फॉर्म में होगा, क्वेश्चन ही पूछा जाएगा, है ना। लास्ट में मतलब आपका क्वेश्चन मार्क तो आने वाला है, बस ये होगा कि सब्जेक्ट जो है वो वर्ब से रिप्लेस हो जाएगा। देखो यहाँ क्या होता है, हैव, तो इधर भी हैव है और यहाँ पर भी आपका हैव ही रहेगा। बस क्या कुछ चेंजेस होगा कि जैसे हैव यू हुआ है ना, हैव यू पेड योर आउटस्टैंडिंग बिल, तो यहाँ पर हमारा यू क्या है, सब्जेक्ट है, ठीक है ना। और ये पेड क्या है, वर्ब का सेकंड फॉर्म है, और योर आउटस्टैंडिंग बिल जो है ये हमारा ऑब्जेक्ट है। तो हैव के बाद जो है यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पे पहले आपका सब्जेक्ट आया, उसके बाद वर्ब का सेकंड फॉर्म आया और उसके बाद ऑब्जेक्ट आया। इधर क्या हो जाएगा कि पहले हैव के बाद आपका ऑब्जेक्ट आ जाएगा, ठीक है ना। बस उसके बाद जो है कुछ चेंजेस आप करोगे कि हैव, क्या चेंज करोगे आप, मैं बताता हूँ कि यहाँ पर जो है ना वर्ब का सेकंड फॉर्म है, पेड है, ठीक है। तो पेड के लिए हैव यू पेड योर आउटस्टैंडिंग बिल, तो अच्छा। और उसके बाद हैव और पेड, मतलब ये जो है ना आपका परफेक्ट टेंस का है, ये आपके कौन से टेंस का है, परफेक्ट टेंस का इंट्रोगेटिव वाला है। तो परफेक्ट टेंस में ना इधर बीन आ जाता है, इधर क्या आ जाता है, बीन आता है। तो हैव और फिर आपका ऑब्जेक्ट और फिर आपका जो है बीन आ गया, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, उसके बाद अगर ज़रूरत पड़ी तो बाय के साथ क्या लगा देंगे, सब्जेक्ट लगा देंगे। बिल्कुल ये आपका स्ट्रक्चर हो गया। तो आपको क्या देखना है, सबसे पहले हैव लगा दिया, ठीक है, हैव लगा दिया। उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है, योर आउटस्टैंडिंग बिल, योर है ना, हैव योर, और क्या हो गया, आउटस्टैंडिंग बिल्स, ठीक है, बिल्स। और उसके बाद जो है आपका क्या हो जाएगा, बीन आ जाएगा। तो कहाँ गया, हैव योर आउटस्टैंडिंग बिल्स बीन, हाँ बीन। और उसके बाद क्या है, पेड। तो चलिए देखते हैं, ये भी हो सकता है। आर योर आउटस्टैंडिंग, आर तो नहीं होगा, क्यों, क्योंकि परफेक्ट टेंस का आर नहीं होगा, ये रॉन्ग हो गया। हैव योर आउटस्टैंडिंग बिल्स बीइंग, देखो आईएनजी नहीं होगा, क्यों, क्योंकि आउटस्टैंडिंग बिल जो है ना ये आपका एक नाउन की तरह काम कर रहा है, जेरेंट है, ये आपका कोई वर्ब नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आईएनजी वाला सेंटेंस नहीं आ रहा है, तो बीइंग आपका तो नहीं आएगा। बीइंग आपने क्या किया, कैंसिल कर दिया, ठीक है। विल यू, विल बी, ये फ्यूचर टेंस में भी आपका सेंटेंस नहीं है, मतलब फर्स्ट वाला हमारा जो है राइट आंसर हो जाएगा, हैव योर आउटस्टैंडिंग बिल्स बीन पेड। अब देखो दोस्तों, बाय यू इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है, इसकी कोई नेसेसिटी यहाँ पर नहीं है। क्यों, क्योंकि सीधी सी बात है, अगर हम इतना भी बोलेंगे तो समझ जाएंगे कि हम आपसे ही पूछ रहे हैं, किसी तीसरे या चौथे व्यक्ति से तो पूछ नहीं रहे, है ना भाई। हैव योर आउटस्टैंडिंग बिल बिन पेड, मतलब क्या आपका जो बचा हुआ जो बिल था वो आपने चुका दिया, तो कहने का मतलब आप नहीं होगा, तो बाय यू जो है वो अवॉइडेड होता है, ठीक। ए वाला हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखो, करेक्ट स्पेलिंग इसमें हमको देखना है, तो करेक्टली स्पेल्ड वर्ड देखना है, मतलब इसके अंदर एक स्पेलिंग करेक्ट है, बाकी सारी स्पेलिंग जो है वो रॉन्ग है, ठीक है। 3 स्पेलिंग इसमें रॉन्ग है, कौन कौन सी, एक्सक्यूज मी, देखो एक स्पेलिंग तो हमको दिख रही है, ये कंस्ट्रक्शन नहीं होता है, ठीक है ना, क्या होता है, CONSTRUCTION, कंस्ट्रक्शन होता है, कंस होता है, ठीक है, कंस मामा वाला जो कंस है ना वो होता है, कंस्ट्रक्शन होता है, पहली बात। दूसरी बात, कंपटीशन, तो कंपटीशन में जो है आपका PE आता है, क्या आता है, COMPETI, ठीक है, TION, कंपटीशन आता है, E आता है, ठीक है। और उसी प्रकार जो है, हाँ डिस्टिंक्शन, तो डिस्टिंक्शन में जो है DI नहीं आता है, DES,
डिस्टिंक्शन, ठीक है, ये बिल्कुल आप लोगों को याद रखना पड़ता है, इतना बारीक है ये, है ना। कई बार इसमें गलतियां हो जाती है, आपको पता ही नहीं चलता कि इसके अंदर कुछ ना कुछ एरर है, तो ये बड़ा सेंसिटिव मामला है, मैं कहूँगा आपको बिल्कुल आपको एक बार याद रखना पड़ेगा, ठीक है ना। डिस्टिंक्शन होता है, रिपीटिशन की जो मीनिंग जो आपकी स्पेलिंग है वो बिल्कुल करेक्ट है, मतलब ये हमारा जो है करेक्टली स्पेलिंग वाला डी वर्ड हो गया, ठीक। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स विद अप्रोप्रिएट ऑप्शन। देखो वर्ड क्या लिखा है, द डैश अपीयर्स टू बी रादर रफ टुडे फॉर द शिप्स लो सेल, ठीक है, तो शिप्स लो सेल इस तरीके से, तो शिप्स लो सेल। अच्छा ये क्वेश्चन में कुछ एरर मुझे लग रहा है, मैं देख लेता हूँ क्वेश्चन में क्या एरर है आपका 11 वाले का, रादर द, अच्छा शिप टू सेल है, ये टी है दोस्तों, ठीक है, ये आपका जो है ये टी है, ठीक है, क्लियर है। चलिए तो दिस रादर, सॉरी ट्राई करते हैं, चलिए क्या लिखा है, द डैश अपीयर्स टू बी रादर रफ टुडे फॉर द शिप्स टू सेल। तो किसकी बात हो रही है, देखो जब जहाज वगैरह जो होते हैं, जब वो समुद्र में जब सफ़र करते हैं तो ऐसा कई बार बोला जाता है, एक बार कई बार क्या होता है कि मौसम जो है वो ख़राब हो जाता है ना। जहाज में जो सफ़र करते हैं उनको पता है कि मौसम का कोई भरोसा नहीं है, जहाज वहाँ पर समुद्र में कब मौसम परिवर्तित हो जाए, कब तूफान आ जाए, कब हिलोरे खाने लग जाए, कब क्या हो जाए, वो उसका कोई भरोसा नहीं है ना। तो यहाँ पे किसकी बात हो रही है, मौसम की बात हो रही है ना। तो ये चार जो है, इन्वायरमेंट का मतलब होता है वातावरण, ठीक है, आसपास का जो वातावरण है, तो यहाँ पर हम वातावरण की यहाँ पे चर्चा नहीं कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं कि आज जो है ये चर्चा हो रही है कि जब शिप जा रही है ना, शिप्स के लिए जो है आज का मौसम जो बड़ा रफ है, बड़ा कठिन है, ठीक है। एटमॉस्फेयर जो होता है, ये हमारा आसपास का जो एटमॉस्फेयर है उसकी बात हो रही है, ठीक है ना। तो एटमॉस्फेयर भी हमारा जो है आसपास का जो वायुमंडल है ना, वो पूरा हमारा एटमॉस्फेयर हो गया। और क्लाइमेट जो है एक पूरे बड़े लंबे टाइम के दौरान जो टोटल वेदर कंडीशन होती है ना, उसको क्लाइमेट बोलते हैं। देखो क्लाइमेट और वेदर में क्या फ़र्क है, हालांकि ये साइंस का है, मैं आपको बता देता हूँ, जीएस का है ये। क्लाइमेट जो है, वेदर का मतलब होता है एक एक दिन का मौसम, ठीक है, एक दिन का जो मौसम है ना, एक एक जो छोटे ड्यूरेशन का जो मौसम होता है वो वेदर होता है। और अब उसी को लंबे ड्यूरेशन के, एक महीने में या एक महीने के जो टोटल ओवरऑल जो एवरेज रहता है मौसम का, वो आपका बन जाता है क्लाइमेट, ठीक है। तो क्लाइमेट एक बड़े टाइम पीरियड के लिए होता है और वेदर एक शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए होता है। तो यहाँ पर जो है ना, रफ टुडे आज की बात हो रही है, एक दिन की बात हो रही है, तो वेदर जो है वो आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। वेदर आपका जो मौसम है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है इसका आपको चाहिए एंटोनिम। तो देखो दोस्तों, स्पार्स का मतलब होता है बिखरा हुआ, ठीक है ना, बिखरा हुआ, स्कैटर्ड, क्या बोलेंगे इसको, स्कैटर्ड, एकदम कंचे जैसे फैल जाते हैं ना, एकदम बिखर जाते हैं, स्कैटर्ड हो गया। उसके अलावा और भी इसके कुछ सिनोनिम्स होते हैं, है ना, जैसे कि थिन, पतला, है ना, वो भी स्पार्स ही होता है, या वीक, कमजोर, ये भी इसके कुछ समानार्थी शब्द हैं, है ना। तो इसका जो उल्टा है वो क्या हो जाएगा, एक, अच्छा इसका उल्टा हो जाएगा घना। घना मतलब एकदम पास, है ना, एकदम डेंस, एकदम क्लोज, है ना, एक तरह से बहुत ही क्लोज, ये सेंस इसका हो जाएगा, है ना। देयर इज अ डेंस फॉरेस्ट इन अमेज़न, अमेज़न जो है, देयर इज अ डेंस फॉरेस्ट अराउंड अमेज़न रिवर, कि ये आप लिख लेते हैं हम लोग, देयर इज अ डेंस, या आप इसको बोल सकते हो, हाँ, देयर इज अ डेंस फॉरेस्ट, डेंस फॉरेस्ट अराउंड अमेज़न रिवर, कि अमेज़न नदी के आसपास जो जंगल है वो बड़ा घना है, डेंस है। और उसी का अपोजिट जो है वो क्या हो जाएगा, स्पार्स, मतलब बहुत ही दूर, बहुत ही फैला हुआ, बिखरा हुआ, उस तरीके से। तो राइट इसका जो एंटोनिम है, अपोजिट है, वो आपका क्या हो जाएगा, डेंस हो जाएगा।
चलिए इन वर्ड्स का एक हमको वन वर्ड इसका निकालना है। क्या लिखा है? वन हुज हॉबी इज टू स्टैम्प कलेक्शन। जो लोग स्टैम्प कलेक्शन का शौक रखते हैं ना, स्टैम्प कलेक्शन का जिसको आदत है, उन लोगों को क्या कहा जाता है? उन लोगों को कहा जाता है फिलेटैलिस्ट। ठीक है, क्या कहा जाता है? फिनेटैलिस्ट कहा जाता है। ठीक है, ऐसे लोगों को जो है फिनेटैलिस्ट कहा जाता है। और अच्छा, फोनोलॉजिस्ट जो वो लोग होते हैं, वन हु स्टडीज साउंड इन लैंग्वेजेस। जो लोग जो लैंग्वेज होती है ना, भाषा जो होती है, उसके अंदर जो स्वर की स्टडी करते हैं, भाई अलग अलग जो स्वर होते हैं उसकी जो पढ़ाई करते हैं, साउंड वगैरह कितने अलग अलग भाषाओं में अलग अलग प्रकार के साउंड्स होते हैं, स्वर होते हैं, उसकी जो गहन अध्ययन जो करते हैं, उन लोगों को कहा जाता है फोनोलॉजिस्ट। ठीक है ना, उन लोगों को फोनोलॉजिस्ट। और फिलेंथ्रोपिस्ट का मतलब होता है दानदाता। ठीक है, जो लोग दान पुण्य करते हैं, अपनी सारी चीज़ें दूसरों की हेल्प मदद करने में दे देते हैं, उन लोगों को फिलेंथ्रोपिस्ट। जैसे हमारे भारत में रतन टाटा, जिनका कि टाटा फाउंडेशन है, रिलायंस फाउंडेशन है, वहाँ पर काफ़ी सारे फिलेंथ्रोपिस्ट लोग हैं, है ना। जो बिल गेट्स हैं, उन्होंने बिल एंड मेलिंडा गेट्स का एक फाउंडेशन शुरू किया है, जिसमें वो गरीबों को दवाई वगैरह देते हैं, खाना वगैरह देते हैं, पढ़ाई शिक्षा का खर्चा उठाते हैं। तो ये बड़े बड़े फिलेंथ्रोपिस्ट लोग होते हैं। ठीक है, पेनगायरिस्ट। ठीक है, पैनेगायरिस्ट का जो है, इसका हम लोग देख लेते हैं कि पैनेगायरिस्ट जो मीनिंग होता है, पैनेगायरिस्ट आपका जो है, इसका मीनिंग होता है वन हु डिलीवर्स अ स्पीच ऑफ प्रेज। अच्छा, एक ऐसा व्यक्ति जो वन हु डिलीवर्स अ स्पीच ऑफ प्रेज। भाई किसी की तारीफ वगैरह करने में, या किसी का मतलब किसी की महिमा मंडल करने में, या किसी की जैसे कोई प्रोग्राम है, किसी का जन्मदिन है, तो उस पर उनके बारे में कुछ शब्द कहने में, जैसे गांधी जयंती है तो उसके ऊपर महात्मा गांधी जी के बारे में कुछ ऐसे अच्छी बातें बताने में, वो जो व्यक्ति होता है जो स्पीच में इन चीज़ों को शुरुआत करता है, उसको कहा जाता है पैनेगायरिस्ट। ठीक है, जो कुछ स्पीच में किसी की तारीफ में कुछ शब्द बोलते हैं, उसको कहा जाता है पैनेगायरिस्ट। ठीक है दोस्तों, क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। और नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स का है, जो कि जिसको हम क्लोज, है ना, क्लोज टेस्ट का भी हम लोग इसको क्वेश्चन कहते हैं। और इसके अंदर आपके जो है 5 ब्लैंक्स हैं। ठीक है ना, 5 ब्लैंक्स हैं, यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक आपका एक पैसेज है। और इस पैसेज में जो है कितने मिसिंग वर्ड हैं? 5 मिसिंग वर्ड है ना। ये 5 ब्लैंक्स हैं। एक ब्लैंक के लिए आपके पास 4 ऑप्शन है, जिसके अंदर एक ऑप्शन आपका राइट है। ठीक, अब आपको सबसे पहले क्या करना है कि इस ब्लैंक को इस पैसेज को पूरा समझना है। ठीक है, इतना अच्छे से आप इसको समझ पाओगे बहुत, उसके बाद जो है आप बहुत आराम से ये ब्लैंक्स के आंसर पता कर सकते हो। ठीक है ना, चलिए शुरू करते हैं। तो क्या लिखा हुआ है देखो, तेंजिंग एंड हिलेरी हैव डन इट। ठीक है, तेंजिंग और हिलेरी ने ये कर लिया। एक्सक्लेमेशन आया ना, मतलब एक खुशी का मंजर है ना, खुशी की बात है कि यस, तेंजिंग ने और हिलेरी, जैसे कि आप जानते हो ना, हिलेरी और तेंजिंग ये लोग वो हैं जो माउंट एवरेस्ट पे सबसे पहले चढ़े थे। ठीक है तो देखो, माउंट एवरेस्ट हैज बीन कॉन्कर्ड। क्या कर दिया गया कि जो माउंट एवरेस्ट, देखो ये डायरेक्ट स्पीच में है कि ये किसने कर लिया? यस, तेंजिंग और हिलेरी ने ये चीजें कर ली। और माउंट एवरेस्ट जो है अब वो क्या हो चुका है? कॉन्कर्ड हो चुका है, उसको कब्जा किया जा चुका है, उस पर चढ़ाई की जा चुकी है। दिस न्यूज इवोक्ड, ये न्यूज क्या हो गया? खबर क्या हो गई? फैल गई। डैश रिएक्शन, इससे क्या हुआ? इस न्यूज से क्या हुआ? डैश रिएक्शन हुई। ठीक है, इसका असर हुआ। somehow there was a sense of disappointment, और कहीं ना कहीं वहाँ एक डिसअपॉइंटमेंट भी है, एक नाखुशी भी है ना, एक थोड़ा सा दुख का कारण भी है। क्या है? डिसअपॉइंटमेंट डैश द फैक्ट
फैक्ट क्या कि इस सच्चाई के कारण दैट द ग्रेट माउंटेन, ये जो विशाल महान जो पहाड़ है, पर्वत श्रृंखला है, पर्वत है, हैड बीन डैश, इसको क्या कर दिया गया, इसको डैश कर दिया गया। ठीक है, इट वुड हैव बीन नाइस टू, ये अच्छा होता, क्या होता, टू डैश द एवरेस्ट एज एंड डैश पार्ट ऑफ द अर्थ, ये कहा जा रहा है कि ये अच्छा होता कि एवरेस्ट जो है एक ऐसा पार्ट होता दुनिया का जहां कोई ना पहुंच पाए, है ना, मतलब कम से कम दुनिया में एक दो तो ऐसी जगह रहे जहां पे इंसान की पहुंच ना हो, है ना, ऐसा भी कुछ लोगों का मानना है। और इसके कारण जो है काफ़ी सारे लोग खुश हुए, लेकिन कुछ लोग जो है उनको एक तरह से निराशा भी लगी कि कम से कम ये तो छोड़ देते हैं, कम से कम एक तो एक ऐसी जगह होती कि जहां इंसान नहीं जाता, ताकि वो जगह की जो अद्भुतता है, जो सुंदरता है, वो वैसी की वैसी रहती। ठीक है, हालांकि अब तो आपको पता है कि माउंट एवरेस्ट के ऊपर भी जो है बहुत सारा कचरा मिल जाता है, क्योंकि पूरा ज़बरदस्त एक्सपेडिशन होता है, लोग जाते हैं और कुछ ना कुछ तो वहाँ पे छोड़ के आ जाते हैं, और उसके कारण उसका जो वहाँ का जो क्लाइमेट है वो भी चेंज, उसको उस पर भी असर हो रहा है। ठीक है, बहरहाल चलिए अपन क्वेश्चन पर आ जाते हैं हमारे। तो ये तो आपको क्लियर हो गया कि ये कब का सीन है कि जैसे ही तेंजिंग और हिलेरी क्लिंटन, नहीं हिलेरी क्लिंटन नहीं, वो अलग है, तेंजिंग और हिलेरी जो है इन दोनों ने जैसे ही माउंट एवरेस्ट पे फतेह करी, एकदम न्यूज़ आ गया, लोगों में एक्साइटमेंट भी हुआ, कुछ लोगों में डिसअपॉइंटमेंट भी हुआ, और इसी तरह का यहाँ पे पूरा वही सेंस आ रहा है। ठीक है, तो एक सेंट्रल आइडिया आपको पता चल गया इसका। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। तो देखो तेंजिंग एंड हिलेरी जो है उन्होंने ये कर दिखाया, माउंट एवरेस्ट जो है, अब देखो हैज़ बीन कॉन्कर्ड, मतलब ये आपका किस में चल रहा है, पैसिव में, है ना, हैज़ बीन आया ना, हैज़ आया और उसके बाद बीन आया और वर्ब का थर्ड फॉर्म आया, मतलब ये आपका पैसिव में चल रहा है ना। ये जो न्यूज़ है ये इवोक्ड डैश रिएक्शन, इस न्यूज़ ने क्या करा, एक डैश रिएक्शन इवोक कर दिया, है ना। एक कैसा रिएक्शन, मतलब लोगों में एक अलग अलग प्रकार का बड़ा इंटरेस्टिंग रिएक्शन, बड़ा विचित्र रिएक्शन, या बड़ा अलग अलग लोगों की इस पर अलग अलग राय थी, क्योंकि फर्स्ट टाइम क्लाइंब हुआ था, है ना। तो कुछ लोग तो खुश भी हुए होंगे और कुछ लोगों को दुख ये भी हुआ कि भाई कम से कम उसको एक जगह तो छोड़ देते हैं, है ना। तो ये आपका क्या हो जाएगा, जो राइट आंसर, देखो इंट्रूडिंग रिएक्शन लोगों में क्या रहा, कैसा इंट्रूडिंग का मतलब होता है कि घुसपैठ, या जो घुसपैठ करता है, ठीक है, जो चढ़ाई करता है ना। तो यहाँ पर घुसपैठिया जो है, इंट्रूडर जो होता है ना, इंट्रूडर का मतलब जो छुपके से आपके घर में घुस जाता है वो। इंटीमेट रिएक्शन, इंटीमेट का मतलब होता है बहुत ही क्लोज रिएक्शन, बहुत ही ज़्यादा जो हमारे बहुत ही नज़दीक रिएक्शन, उसकी बात हो रही है। इंटरेस्टिंग रिएक्शन या इंस्पायर्ड रिएक्शन, तो यहाँ पे सबसे पहले तो क्या होगा कि आईएनजी वाला होने वाला, क्यों, क्योंकि ये इवोक्ड एंड कैसा, इवोक्ड कैसा रिएक्शन, एक इंटरेस्टिंग रिएक्शन, है ना। ये क्या आने वाला है यहाँ पे, एक जेरेंड आने वाला है, ठीक है ना। यहाँ पर क्या आने वाला है, एक जेरेंड का यूज होने वाला है कि ये रिएक्शन कैसी है, इंटरेस्टिंग रिएक्शन। क्यों, क्योंकि वर्ब का सेकंड फॉर्म तो यहाँ पे ऑलरेडी है, तो इवोक्ड, इंस्पायर्ड, दो तो वर्ब नहीं होगा, ठीक है ना, ये वर्ब का सेकंड फॉर्म नहीं होगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म नहीं होगा, तो ये दो तो आपके कैंसिल हो गए। क्यों, क्योंकि दोनों वर्ब है ना। और ये इसमें से अगर देखेंगे तो इंट्रूडिंग का मतलब होता है जो घुसपैठ करने वाला, एक बिना बताए घुस जाने वाला ऐसा व्यक्ति। तो यहाँ पर हमारे पास क्या बचा कि एक बड़ा इंटरेस्टिंग, है ना, एक इंटरेस्टिंग रिएक्शन लोगों में इस चीज से आया, उत्पन्न हुआ। ठीक है, आगे देखते हैं। somehow, है ना, जैसे तैसे जो है, there was a sense of disappointment, मतलब कहीं ना कहीं एक सेंस ऑफ, एक नाखुशी भी थी, है ना, एक निराशा भी थी। डिसअपॉइंटमेंट क्या, डैश द फैक्ट, तो क्या बोलेंगे, डिसअपॉइंटमेंट किस पर, डैश द फैक्ट, है ना, ऑन द फैक्ट या ऑफ द फैक्ट या फॉर द फैक्ट या एट द फैक्ट। यहाँ पे डिसअपॉइंटमेंट एट द फैक्ट, उस सच्चाई पर, है ना, उस हकीकत पर या उस बात पर। ठीक है, यहाँ पर क्या हो रहा है कि उस बात की जो है, किस बात की, उस पर्टिकुलर बात की, उस पर्टिकुलर फैक्ट का एक डिसअपॉइंटमेंट था। मतलब ये क्या हो गया, एकदम पॉइंट हो गया, है ना, पॉइंट हो गया, या फिर पर्टिकुलर, कोई पर्टिकुलर फैक्ट की बात कर रहे हैं, तो इसलिए हमारा जो है एट बिल्कुल सही हो जाएगा, बिल्कुल एग्जैक्ट
पिन पॉइंट की बात हो रही ना, उसी पर्टिकुलर फैक्ट की कि भाई माउंट एवरेस्ट पे फतह हो चुकी है ना, उसकी जो बात है, तो यहाँ पर एट आ गया आपका प्रीपोजिशन, राइट हो जाएगा। दैट द ग्रेट माउंटेन, कौन सा फैक्ट है कि ये जो महान जो विशाल पहाड़ है क्या हो गया, हैड बीन क्या हो गया, इसको क्या कर लिया गया, इसको देखो यहाँ शुरुआत ही हो रही है कॉन्कर, इसको जीत लिया गया, मतलब इसको कॉन्कर्ड कर लिया गया, ठीक है ना। इन्वेड करना, इन्वेड का मतलब होता है एक तरह से हमला करना, क्या करना, हमला करना, ठीक है, तो ये आपका सेंस नहीं होगा। ऑक्यूपाइड का मतलब होता है उसको कैप्चर कर लेना, ठीक है, क्या कर लेना, कैप्चर, पूरा कब्जा कर लेना, कैप्चर कर लेना, अपने बस में कर लेना। चैलेंज करना मतलब उस किसी को चैलेंज करना, तो यहाँ पे उसको चैलेंज नहीं किया गया कि आओ मुझसे लड़ो माउंट एवरेस्ट, उस पर फतह कर ली गई, है ना, कॉन्कर कर लिया गया, मतलब विन, जीत लिया गया उसको, तो कॉन्कर्ड जो वर्ड है आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, इट वुड हैव बीन, इट वुड हैव बीन नाइस, मतलब ये अच्छा होता, है ना, एक वुड लगाया मतलब एक इमेजिनेशन हो रही है, अनरियल ट्रूथ है, भाई हो तो गया ना, अब तो उसका कुछ नहीं कर सकते, तो एक फ्यूचर का वो बता रहे हैं, एक होप की बात बता रहे हैं, या फ्यूचर की एक संभावना की बात बता रहे हैं कि अच्छा होता, है ना, अच्छा होता, क्या अच्छा होता, बेहतर होता, इट वुड हैव बीन नाइस, बेहतर होता, टू डैश द एवरेस्ट, कि कम से कम हम क्या कर देते कि उस एवरेस्ट को कम से कम हम छोड़ देते, है ना, एवरेस्ट को हम छोड़ देते, तो इट वुड हैव बीन, देखो हैव बीन में आ गया, मतलब यहां पर भी हमारा जो है परफेक्ट, है ना, यहां पर भी हमारा जो है कौन से टेंस में होगा, परफेक्ट टेंस में होने वाला है, क्या होने वाला है, परफेक्ट टेंस में, कि ये अच्छा होता, नाइस टू क्या होगा, हैव लेफ्ट द एवरेस्ट, की कम से कम हम जो है एवरेस्ट को तो छोड़ देते, हैव लेफ्ट द एवरेस्ट एज, आगे देखो, एज एन डैश पार्ट ऑफ द अर्थ, मतलब कम से कम हम इस एवरेस्ट को ये मान के छोड़ देते कि ये एक तो ऐसी जगह है जो पूरे दुनिया में अनछुई है ना, डैश पार्ट ऑफ अर्थ, ऐसा पार्ट है जहां पे कोई किसी ने आज तक उसको टच नहीं किया, है ना, तो क्या होगा, हैव बीन अनसेलेबल पार्ट ऑफ द अर्थ, ठीक है, क्या हो जाएगा, अनसेलेबल पार्ट, मतलब अनरीचेबल पार्ट, ऐसा पार्ट जहां पर कोई भी आज तक पहुंचा नहीं है, ऐसे पार्ट की यहाँ पर बात हो रही है, ठीक है। अनसेलेबल, इसका मीनिंग हम लोग देख लेते हैं, अनसेलेबल का मतलब होता है अनेबल टू बी अटैक्ड, ठीक है, अनएबल टू बी अटैक, मतलब एक ऐसी जगह जिसको किसी ने भी आज तक नहीं छुआ हो या अटैक नहीं किया हो, या और डिफीटेड, कभी उस जगह को किसी ने हराया नहीं होगा, ठीक है, डिफीटेड, मतलब एक लोगों में ये भी है कि कम से कम ऐसी भी कोई जगह होना चाहिए दुनिया में जहाँ पे इंसान ना गया हो, ठीक है ना, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, और लोगों ने जो है माउंट एवरेस्ट के ऊपर भी चढ़ाई कर ली, तो यहाँ पर वो सेंस आ रहा है, उस हिसाब से जो है आपका अनसेलेबल जो वर्ड है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है ना, अनसेलेबल आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, इसका हमको ना सिनोनिम चाहिए, ठीक है, अपॉर्चून, ठीक है, अपॉर्चून का मतलब होता है आपका टाइमली, समय पर, ठीक है, टाइमली होता है बिल्कुल, या फिर जैसे इसको बोल सकते हैं हम लोग, हाँ, टाइमली के सेंस में यहाँ पर होगा, ये आपका जो है राइट सिनोनिम हो गया, ठीक है ना, या फिर आप इसको बोल सकते हो सूटेबल, हाँ सूटेबल, टाइमली या फिर सूटेबल, या फिर वेल टाइम, जो बिल्कुल सही समय पर हो, है ना, ऑन टाइम हो, वेल टाइम हो, वे ऑन टाइम हो, टाइमली हो, ये सब जो है टाइम से रिलेटेड वर्ड है। अपॉर्चून वर्ड जो है आपको याद रखना है कि इसका सिनोनिम जो है बिल्कुल टाइमली, बिल्कुल समय पर, ठीक है। रेयरली का मतलब होता है कभी कभी, रेयरली बेयरली जो है ना वो कभी कभी, ओकेजनली जो है वो इसका मीनिंग आता है। ओकेजनली होता है ना, बस कभी कभी, ठीक है। और बेयरली का मतलब होता है हार्डली, है ना, हार्डली या सेल्डम, ठीक है, मुश्किल से, है ना, इसका क्या मतलब है, मुश्किल से, ठीक है, इस तरीके से।
और लाइकली मतलब पॉसिबली, मोस्ट पॉसिबली, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। चलिए, टाइमली हमारा आंसर हो गया इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। यहाँ पर मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड चाहिए आपको इसके लिए। क्या लिखा है? वन हु इज इन चार्ज ऑफ अ म्यूजियम और आर्ट गैलरी। तो एक ऐसा व्यक्ति जो म्यूजियम और आर्ट गैलरी का इंचार्ज होता है उसको दोस्तों कहा जाता है क्या? क्यूरेटर। बिल्कुल आपको याद रखना पड़ेगा, है ना। ऐसा व्यक्ति जो म्यूजियम आर्ट गैलरी का इंचार्ज होता है उसको क्यूरेटर बोलते हैं। और मॉनिटर का मतलब होता है किसी क्लासरूम का या किसी ग्रुप का इंचार्ज, है ना, लीडर ऑफ एनी ग्रुप। खास करके अपने स्कूल में मॉनिटर होता है ना, उसको मॉनिटर बोलते हैं। इंस्ट्रक्टर जो जिम इंस्ट्रक्टर होता है, जिम में जो ट्रेनर होता है हमको कुछ ना कुछ इंस्ट्रक्शन देता है। न्यूट्रिएंट इंस्ट्रक्टर होता है जो हमारे खान पान को देखता है कि कितना कैसे खाना है। कलेक्टर जो होता है वो मनी कलेक्ट करता है। हम हर डिस्ट्रिक्ट का एक कलेक्टर होता है। पहले कलेक्टर का काम होता था केवल रेवेन्यू वगैरह से रिलेटेड चीज़ों को कलेक्ट करना, मनी खौफ, तो ओवरऑल पूरे डिस्ट्रिक्ट की पूरी देखभाल करना, है ना, तो वो कलेक्टर का काम हो गया। चलिए, तो नेक्स्ट इसका एंटोनिम हमको चाहिए। देखो, इंफीरियर का मतलब होता है नीचा, छोटा, है ना। उसका अपोजिट क्या हो जाएगा? सुपीरियर हो जाएगा, ठीक है ना। क्या हो जाएगा? इंफीरियर का सुपीरियर हो जाएगा। इंफीरियर का मतलब होता है अपने से नीचा, है ना। उसको लो लेवल के सेंस में बात होती है ना। लो लेवल का व्यक्ति जो है, लो लेवल या फिर लो स्टैंडर्ड, है ना, उसमें बात करते हैं। और ये उसका अपोजिट हो जाएगा सुपीरियर, ठीक है। और कुछ नहीं होगा, बिल्कुल ये आपका सुपीरियर हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। इसके अंदर जो है कुछ ना कुछ हम देखना है कि अंडरलाइन पार्ट में कुछ एरर आ रहा है या फिर इसका करेक्ट प्लेसमेंट है, तो नो एरर हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो बाय नेक्स्ट वीक आई विल हैव बीन मेड, आई विल हैव बीन मेड, ओके, विल हैव बीन आ गया, मेड आ गया। आई विल हैव बीन मेड ऑल द रिजर्वेशंस फॉर द ट्रिप टू यूरोप, है ना। तो ये क्या हो रहा है? बाय नेक्स्ट वीक, क्या हो गया यहाँ पे? बाय नेक्स्ट वीक, अगले हफ्ते तक, है ना, अगले हफ्ते तक। और ये फ्यूचर टेंस की बात है। और ये आपका क्या है दोस्तों? फ्यूचर, फ्यूचर परफेक्ट है। क्या है ये आपका? फ्यूचर परफेक्ट है। तो फ्यूचर परफेक्ट का फॉर्मूला क्या होता है? फ्यूचर परफेक्ट का आपका फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट, ठीक है, प्लस विल हैव, ठीक है ना। विल हैव होता है या फिर शैल हैव, शैल हैव ये होता है, विल हैव या शैल हैव, है ना। उसके बाद जो है सीधा सीधा आपका जो है क्या होता है? वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है। और उसके बाद जो है जो भी एक्स्ट्रा अदर वर्ड्स हैं वो सारे आपके आ जाते हैं। तो यहाँ पे विल हैव मेड होगा बाय नेक्स्ट वीक, भाई अगले हफ्ते तक जो है वो बना चुका होऊंगा, है ना, बना लूंगा या बना सकता हूँ, है ना, बना सकूंगा। आई विल हैव बीन नहीं आएगा, विल हैव बीन, है ना, ये नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि विल हैव बीन ये आपका पैसिव फॉर्म में नहीं है, ठीक है ना, पैसिव फॉर्म में नहीं है। ये आपका देखो क्या है? ये आपका सब्जेक्ट है ना। अगर पैसिव में होता तो हम इसको ऐसा करते। तो ये सिंपल सा आपका क्या हो जाएगा? विल हैव मेड हो जाएगा कि बना लिया, बना चुका होऊंगा ऑल द रिजर्वेशन। अगले हफ्ते तक जो है मैं जितने रिजर्वेशंस है यूरोप ट्रिप के लिए जो भी रिजर्वेशन है वो कर चुका होऊंगा, ठीक है, बिल्कुल इस तरीके से। तो ये विल हैव और उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, सी वाला हमारा राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है मोस्ट, इसका सिनोनिम चाहिए पैथेटिक कंडीशन, मतलब वेरी बैड कंडीशन, बिल्कुल दयनीय कंडीशन जिसको बोलते हैं ना, दयनीय। दयनीय मतलब दया के योग्य, जिसमें हमको बिल्कुल दया आ जाए, उस पर क्या आ जाए? सिंपैथेटिक आ जाए, सिंपैथी आ जाए, सिंपैथेटिक, उसको दया आ जाए बिल्कुल, या फिर पिटीफुल, है ना, क्या बोलेंगे उसको? बिल्कुल पिटीफुल, एकदम पिटीफुल, दयनीय कंडीशन। तो ये आपका राइट सिनोनिम हो जाएगा, ठीक है। इसका अपोजिट जो है पैथेटिक का मतलब, इसका अपोजिट जो है पावरफुल या प्लेंटीफुल हो सकता है इसका अपोजिट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है राइट, ये ईडियम है, इसका हमको एक वर्ड, इसका मीनिंग चूज करना है। टू बार्क अप द रॉन्ग ट्री। अब इसमें गलत पेड़ की छिलका निकालना, है ना, ये उसका हिंदी होता है, बट उसका मीनिंग कुछ और होता है, और जो कि आपको बिल्कुल याद रखना पड़ेगा। टू बार्क अप द रॉन्ग ट्री, इसका मतलब क्या है कि फर्स्ट क्या हमारा? टू बी रॉन्ग अबाउट
रीजन फॉर समथिंग, है ना, टू बी रॉन्ग अबाउट द रीजन फॉर समथिंग, टू बरी मनी अंडर द ट्री फॉरगेट द प्लेस, पैसे अंदर दबा दो और भूल जाओ, वो नहीं होगा। टू बी मिस्टेकन अबाउट द नेम, पेड़ का नाम भूल जाओ, वो भी नहीं होगा। टू ईट एन अनपैलेटेबल फ्रूट बाय मिस्टेक, है ना, जो खाने योग्य फल नहीं है वो खा लेना, ये सब नहीं होगा, है ना। ये पेड़ और फल से इसका कोई लेना देना नहीं है, इसका सीधा सीधा मतलब है कि रॉन्ग अबाउट द रीजन फॉर समथिंग, कि आप टू बी रॉन्ग अबाउट द रीजन फॉर समथिंग, मतलब किसी के लिए टू बार्क अप द रॉन्ग ट्री, मतलब किसी को गलत रीजन देना और होना कुछ और, उसका उलट हो जाना, है ना। टू बार्क अप द रॉन्ग ट्री, गलत चीजों का सिलेक्शन कर लेना, है ना, गलत रीजन दे देना, उसको बोलते हैं टू बार्क अप द रॉन्ग ट्री। टू बी रॉन्ग अबाउट द रीजन टू बी समथिंग, वो आपका मीनिंग हो जाएगा, ठीक है ना। जैसे आई थिंक ओके, जैसे कई बार समझाते हैं ना कि भाई आप ये एग्ज़ाम टफ नहीं है, आप एग्ज़ाम तो आसानी से क्लियर कर लोगे, है ना, बट असल में बात ये है कि आप जो है यू आर बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री, मतलब तुम्हारा जो पढ़ाई करने का मेथड है, तरीका है, वो गलत है, ठीक है। तो उसको आप एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, है ना। द एग्जाम इज नॉट tough, the exam is not tough, but the matter of the fact is that you are barking up the wrong tree, ठीक है, बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री। देखो अब इसका क्या मीनिंग है कि भाई ये एग्जाम जो है, ये जो परीक्षा है जिसकी तुम तैयारी कर रहे हो, ये कोई बड़ी कठिन नहीं है, ठीक है, लेकिन द मैटर ऑफ द फैक्ट, मतलब सच्चाई ये है ना, मैटर ऑफ द फैक्ट का मतलब होता है, हकीकत ये है कि तुम जो है इसको तैयारी करने का तुम्हारा जो रास्ता है, तुम्हारा तुम गलत रास्ता चुन रहे हो, है ना, मतलब तुम गलत ट्री के छिलके निकाल रहे हो। यू आर बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री, मतलब योर मेथड योर वे इज रॉन्ग, है ना। ये चीज बताने के लिए आप ये पर्टिकुलर मुहावरा, इडियम जो है यूज कर सकते हो, है ना। टू बी रॉन्ग अबाउट द रीजन फॉर समथिंग, किसी चीज के लिए गलत होना, गलत रास्ते को चुनना, गलत चुनाव करना, ठीक है। इसको आप ले सकते हो गलत रास्ते को नहीं, गलत रास्ते का चुनाव करना, ठीक है, गलत रास्ते का चुनाव करना, ये उसका सेंस हो जाएगा, ठीक। चलिए, तो लास्ट क्वेश्चन हमारा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन पेपर का, इसमें फिल इन द ब्लैंक्स है। देखो क्या हो रहा है यहाँ पे, द आर्कियोलॉजिस्ट मेड अ डैश डिस्कवरी, कि ये जो आर्कियोलॉजिस्ट है, आर्कियोलॉजिस्ट वो लोग होते हैं जो बिल्कुल इंसानों को की स्टडी करते हैं, उनके जो एंशियंट हिस्ट्री को खगालने का काम करते हैं, इतिहास की जो चीज़ें हैं उनको स्टडी करते हैं। तो यहाँ पे क्या है, आर्कियोलॉजिस्ट मेड अ डैश डिस्कवरी, उन्होंने क्या करा, आर्कियोलॉजिस्ट ने एक डिस्कवरी किया, है ना, एक खोज की। भाई किसकी खोज की, तो ये सेनाइल होगा, सेंसिबल होगा, सेंसेशनल होगा या सेंसिटिव। तो यहाँ पे जो मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड है वो सेंसेशनल होगा। सेंसेशनल का मतलब होता है अमेजिंग, एक बहुत ही अद्भुत, या बिल्कुल सेंसेशनल मतलब अमेजिंग या वेरी एक्साइटिंग, है ना, एक्साइटिंग या एकदम न्यू, बिल्कुल इस तरह की उन्होंने क्या की, डिस्कवरी की। और सेंसिबल जो है, देखो सेंसिबल का मतलब होता है रीजनेबल, क्या मतलब होता है, रीजनेबल, है ना, कोई कारण देता है, या फिर जैसे इंटेलिजेंस, है ना, इंटेलिजेंटली, बहुत ही होशियारी से, समझदारी से। और सेंसिटिव का मतलब होता है बहुत ज़्यादा इमोशनल, भावुक जो होता है, उसको जो है सेंसिटिव कहा जाता है, ठीक है ना, उस चीज़ को क्या कहा जाता है, सेंसिटिव। तो ये आपका जो है राइट वर्ड जो है, ये क्या हो जाएगा, सेंसिबल हो जाएगा, ठीक है।
और ये जो वर्ड है आपका कौन सा, सेनाइल, तो सेनाइल भी जो है सेंसिटिव से ही रिलेटेड कोई वर्ड है, ठीक है। चलिए, तो ये आज हमने डिस्कस किया 25 क्वेश्चंस, और उम्मीद है दोस्तों इसका एक्सप्लेनेशन आप लोगों को समझ में आया होगा, और आपकी जो एग्जाम प्रिपरेशन जो है उसके अंदर भी आपको काफ़ी अच्छे से इन सॉल्यूशंस का हेल्प मिल रहा होगा, आपके कंसेप्ट भी क्लियर हो रहे होंगे, ठीक है। तो चलिए फिर से मिलते हैं नए क्वेश्चन पेपर में नए सॉल्यूशंस के साथ।